नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 10 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था, चैप्टर 2 फेडरलिज्म। पिछले वीडियो में हमने फेडरलिज्म का बेसिक फीचर्स देखा था एंड ये भी देखे थे व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीस आर नॉट सफिशिएंट। देखिए, एक कंट्री फेडरल कंट्री बनने के लिए उस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ प्रोविजंस होना जरूरी है, पर क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल नहीं। अब अगर इंडिया की बात करें, इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया इट इज नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। देखिए, अगर इंडिया में फेडरलिज्म मेंटेन हो रहा है वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होने के कारण नहीं, उसके अलावा भी कुछ है, वो है नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। हमारे देश में जिस तरह डेमोक्रेसी मेंटेन हो रहा है ना दोस्तों, हमारी जो नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो एक कारण है हमारे देश में अभी भी फेडरलिज्म मेंटेन हो रहा है। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताऊंगा। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, इसके बाद हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को क्रिएट करना शुरू किया। उस वक्त सभी लोग बोले थे कि लैंग्वेज के बेसिस पर कभी भी स्टेट्स क्रिएट नहीं करना चाहिए क्योंकि आपस में लोग लड़ेंगे। तो ये हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट था, एक टेस्ट था। हम चेक कर रहे थे लैंग्वेज के बेसिस पर अगर स्टेट्स को क्रिएट करेंगे तो वो कैसे चलेगा देश में। पर देखिए, अब तक वो सक्सेसफुल रहा। तो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला टेस्ट या एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हो जब हमने लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को क्रिएट किया था। अगर आप 1947 का इंडियन पॉलिटिकल मैप देखोगे और 2019 का देखोगे, आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। काफी सारे ओल्ड स्टेट्स वानिश हुआ, नए स्टेट्स क्रिएट हुए, एरियाज, बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ स्टेट्स चेंज भी हुआ है। 1947 में बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वेर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। देखिए, पहले भी स्टेट्स थे, उन स्टेट्स का बॉर्डर्स को चेंज किया, बाउंड्रीज को चेंज किया नए स्टेट्स क्रिएट करने के लिए। ये इसलिए किया था टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। तो बेसिकली जितने लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं तो उन सबको एक स्टेट में डाल दिया गया। एंड सम स्टेट्स वेर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। देखिए, हर स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं क्रिएट किया गया। कुछ स्टेट्स को कल्चर के बेसिस पर, उनकी एथनिसिटी के बेसिस पर, उनकी ज्योग्राफी के बेसिस पर भी क्रिएट किया था। उसका एग्जाम्पल है स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको बोला था, जब लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को फॉर्म करने का डिमांड आया तब कुछ नेशनल लीडर्स का डर यह था दिस वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए उसे रेसिस्ट भी किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार नहीं हो रहा था लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को क्रिएट करने के लिए। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन that the formation of linguistic states has actually made the country more united। जब हमने linguistic base में states को create किया, वो हमारे देश को और unite किया, हमारी जो administration है और easy हो गया। अगला है लैंग्वेज पॉलिसी। ये सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज लैंग्वेज पॉलिसी। देखिए, हमारी संविधान में कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज स्टेटस नहीं दिया है। Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indians। हिंदी को as an official language identify किया है, पर देखिए हिंदी जो है only 40% of Indians का मदर टंग है। Therefore, there were many safeguards to protect other languages also। देखिए, इंडिया में अगर फेडरलिज्म मेंटेन करना है तो किसी भी एक रीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, किसी भी एक रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देना है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज स्टेटस नहीं दिया, हिंदी को केवल एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया। और हिंदी जो है ओनली 40% ऑफ इंडियंस बोलते हैं, इसलिए बाकी सारे जितने लैंग्वेजेस है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे सेफगार्ड्स लाया गया। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारी संविधान में टोटल 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज करके रिकॉग्नाइज किया है। एक कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी पोजीशन के लिए एग्जामिनेशन लिखते हो, आप इन 22 लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम लिख सकते हैं। एंड स्टेट्स के पास अपना अपना ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ये बात आपको पता है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंसर्न स्टेट। अब देखिए, एक एक स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उन स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर गवर्नमेंट वर्क है वो उसी लैंग्वेज में होता है। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi। देखिए, श्रीलंका में क्या हुआ था, वो लोग सिंहला को
एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज बनाने का कोशिश किया, जो तमिल लोगों को अच्छा नहीं लगा। पर इंडिया में हमारे नेशनल लीडर्स ने वेरी कॉशियसली हिंदी को स्प्रेड किया। उन्होंने कभी भी हिंदी को दूसरे जो नॉन हिंदी स्पीकर्स है उनके ऊपर इंपोज करने की कोशिश नहीं किया। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वाज टू स्टॉप इन 1965। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब जो यूज ऑफ इंग्लिश है 1965 तक खत्म होना था। इसके बाद ऑफिशियली इंग्लिश को यूज नहीं करना था, पर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट यूज ऑफ इंग्लिश शुड कंटिन्यू। पर जितने नॉन हिंदी स्टेट्स थे उन्होंने ये डिमांड किया इंग्लिश का यूसेज है वो कंटिन्यू होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था तमिलनाडु में। तमिलनाडु वालों को तो बिल्कुल हिंदी आता ही नहीं था, ना लिखना पढ़ना, ठीक है। तो इन्होंने बोला आप इंग्लिश को हटाओगे, फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है आप हिंदी में छापोगे, वो हिंदी तो हमें नहीं समझ आता। वैसे दोस्तों साउथ इंडियन स्टेट्स में हिंदी इतना पॉपुलर नहीं था, तो ऑल ऑफ ए सडन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को निकालोगे तो साउथ इंडियन जितने स्टेट्स हैं उनके लिए परेशानी होगी। तो साउथ इंडियन स्टेट्स स्पेशली तमिलनाडु ने बोला इंग्लिश का जो यूसेज है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ लैंग्वेज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तब से ये एग्री किया कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी सब कुछ होगा। Many critics think that this solution furthered the English-speaking elite. Promotion of Hindi continues to be the official policy of Government of India. देखिए, ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदी को प्रमोट नहीं कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, पर कभी भी हिंदी इंपोज करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इंपोज करेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंपोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक a different language. The flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that श्रीलंका finds itself in. तो देखिए, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने ध्यान से कॉशियसली इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल रखा, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो मतलब स्टेट्स का क्रिएशन हो, ये सब में उन्होंने कॉशियसली एकदम ध्यान से काम किया और हमारी फेडरलिज्म को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीजें मदद की। अगला है सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो गुड रिलेशंस है वो फेडरलिज्म का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप इंडिया की बात करें, 1947 के बाद इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट में और मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट्स में एक ही पार्टी ने राज किया है काफी सालों तक। मैं बात कर रहा हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में एक ही पार्टी राज करते हैं तो सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अब आप सोचिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पार्टी और स्टेट गवर्नमेंट में दूसरा पार्टी, अब इन दोनों की आइडियोलॉजीज में डिफरेंस होगा, दोनों की पॉलिसीज में डिफरेंस होगा। अब वो भी इसी बात है, सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकता है। पर इंडियन पॉलिटिक्स में काफी बार ये देखने को मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेंस दिखाते हुए। मैं बात कर रहा हूं इमरजेंसी की। कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को डिसोल्व किया है, उधर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया है, ठीक है। ऐसे कई सारे केसेस इंडिया में हुआ है। कभी कभी प्रोविजंस को गलत इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसोल्व किया है, डिसमिस किया है, ठीक है। तो ये जो तरीका था, ये जो ट्रेंड था, दैट वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो इस केस में इंडिया में फेडरलिज्म ठीक से फॉलो नहीं हो रहा था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। पर देखिए, ऑल दिस चेंज्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 के बाद क्या हुआ, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आने लग गए। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोअलिशन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर। देखिए, जब रीजनल पार्टीज राइज हुआ ना, तब अलग अलग पार्टीज सीट जीतने लग गया। तो इससे क्या हो गया, कोई भी एक सिंगल पार्टी को लोकसभा में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रहा था। अब जितने भी मेजर नेशनल पार्टी से उन्हें अलायंस में जाना पड़ा छोटे छोटे रीजनल पार्टी से, ठीक है। एंड दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इससे क्या हो गया, जब मेजर नेशनल पार्टी को रीजनल पार्टीज की सपोर्ट मिलने लग गया, तो जो मेजर नेशनल पार्टी है वो कभी भी स्टेट के ऊपर ज्यादा पावर नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनको उन पार्टीज का भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये जो फेडरलिज्म के अगेंस्ट जो ट्रेंड था हमारे देश में, वो खत्म हो गया 1990 के बाद, जब कोलिशन पॉलिटिक्स शुरू हो गया। द ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय ए मेजर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स इन एन आर्बिट्री मैनर। अब देखिए, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट वाला ट्रेंड है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट के थ्रू सपोर्ट भी किया था। अब कोलिशन गवर्नमेंट्स आने से सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को इन एन आर्बिट्री मैनर
अथॉरिटी के साथ डिस्कस नहीं कर पाता था। Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force। देखिए वैसे देखा जाएगा तो फेडरलिज्म के मैक्सिमम फीचर्स इंडिया में फॉलो हो रहा था, ओनली ये सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। पर 1990 में जब रीजनल पार्टीज राइज हुआ और कोलिशन पॉलिटिक्स शुरू हो गया, तब ये जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लिए भी सोल्यूशन आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है हमारे देश में फेडरलिज्म प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है, क्योंकि हमारी जो नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो ऐसा है। अब देखिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इधर बेसिकली इंडिया में कितने लैंग्वेजेस बोली जाती है उसके बारे में एक शेड्यूल दिया हुआ है। 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया में 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस है जिन्हें लोगों ने अपना मदर टंग मेंशन किया है। अब इन 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस को कुछ मेजर लैंग्वेजेस के नीचे लिस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, इन सबको हिंदी के अंडर ग्रुप किया। तो इस तरह जब मेजर लैंग्वेजेस के अंडर ग्रुप किया तभी इंडिया में 121 मेजर लैंग्वेजेस थे। इसमें से 22 लैंग्वेजेस को क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया और इन 22 लैंग्वेजेस को बोलते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। बाकी जितने लैंग्वेजेस है उन्हें बोलते हैं नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। And in terms of languages, India is perhaps the most diverse country in the world। लैंग्वेजेस के हिसाब से ऑब्वियसली इंडिया जो है मोस्ट डाइवर्स कंट्री है। अब देखिए दोस्तों कौन कौन से लैंग्वेज कितने परसेंटेज लोग बोलते हैं वो भी हम चेक करते हैं। लार्जेस्ट लैंग्वेज हिंदी जो है 44% इंडियंस आज से मदर टंग रिकॉग्नाइज किया है। और अगर हम हिंदी को सेकंड और थर्ड लैंग्वेज करके देखेंगे तभी टोटल नंबर वाज स्टिल लेस देन 50% इन 2011। देखिए मेरा कहने का मतलब यह है 2011 सेंसस के हिसाब से हिंदी को एज ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज मेंशन किया है लेस देन 50% पॉपुलेशन। इंग्लिश को एज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया है 11% पॉपुलेशन। समझ गए। अब देखिए दोस्तों शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया, इसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस के बारे में बताया है और कितने परसेंटेज लोग इसे यूज करते हैं वो भी लिखा हुआ है। मैं टॉप 10 आपके लिए बोलूंगा। सबसे ज्यादा परसेंटेज है हिंदी का 43.63%। सेकंड आता है दोस्तों बंगाली 8.03%। थर्ड आता है दोस्तों मराठी 6.86%। फोर्थ आता है दोस्तों तेलुगु 6.70। फिफ्थ तमिल 5.70। फिर उर्दू 4.19। फिर ओडिया 3.10। फिर गुजराती 4.58। फिर ओडिया 3.10। फिर कन्नड़ा 3.61। फिर मलयालम 2.88 एंड पंजाबी 2.74। तो ये टॉप 11 लैंग्वेजेस है जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में। इधर बेसिकली पावर शेयरिंग की बात हो रही है। देखिए हमने पिछले वीडियोस में ये देखा था फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एक फेडरल गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट फीचर है उसमें मिनिमम 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट रहेगा और 2 टीयर से ज्यादा भी हो सकता है। सबसे ऊपर रहता है सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जब स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे भी पावर शेयरिंग होगा ना, उसे आप 3rd टीयर ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इंडिया में कुछ स्टेट्स जो है वो काफी बड़ा है, कुछ इंडिपेंडेंट कंट्री से भी बड़ा है इंडिया में कुछ स्टेट्स। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे ना, उत्तर प्रदेश रशिया से भी बड़ा है, महाराष्ट्र इज अबाउट as big as जर्मनी, और हमारे जो स्टेट्स है वो इंटरनली भी काफी डाइवर्स है। मतलब महाराष्ट्र के अंदर भी आपको अलग अलग एथनिक पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। अब इन सारों को एडमिनिस्टर करना इतना आसान नहीं है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स के नीचे और एक पावर शेयरिंग ग्रुप होनी चाहिए जिसे आप 3rd टीयर ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, Federal power sharing in India needs another tier of government below that of state government. This is the rationale for decentralization of power. Thus resulted a 3rd tier of government called local government. अब state government के नीचे और एक tier आ गया government का, उसे local government बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। बेसिकली व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। नॉर्मली पावर किसके पास है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब इन दोनों से कुछ पावर्स को छीन के लोकल गवर्नमेंट को आप दोगे ना, उसे आप डिसेंट्रलाइजेशन बोल सकते हो। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। देखिए ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स है जो लोकल लेवल में सोल्व किया जा सकता है, उसके लिए लोकल गवर्नमेंट्स चाहिए और लोकल गवर्नमेंट्स को पावर देना जरूरी है। क्योंकि
पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज, हमारी लोकेलिटी में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में स्टेट अथॉरिटीज क्या जाने, हमें सबसे अच्छा पता होगा ना, तो हमें पावर दे दो, हम सोल्व करेंगे। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी, हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। देखिए लोकल लोगों को ज्यादा पता होगा कहां पैसे खर्च करना चाहिए, ठीक है, कैसे चीजों को चलाना है उनकी लोकेलिटी में। बिसाइड्स एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। देखिए लोकल लेवल में जितने लोग हैं बेसिकली एक विलेज में, वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट हो सकता है। एंड दिस हेल्प्स टू इनकलकेट ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो देखिए लोकल गवर्नमेंट्स आने से या फिर लोकल अथॉरिटीज को पावर देने से हर एक सिटीजन डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट हो सकता है, तो इसे एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बन जाता है। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट जो है सबसे अच्छा तरीका है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में, जिसे आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोल सकते हो। वैसे दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन की जो जरूरत है उसके बारे में हमारी संविधान में बहुत पहले से मेंशन था, पर वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था कई सालों तक। वैसे बहुत पहले से विलेजेस में पंचायत, अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटीज वगैरह सेटअप किए थे, पर ये सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। ये जो लोकल बॉडीज है लाइक पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, उधर इलेक्शंस भी नहीं हो रहा था ठीक से, और लोकल गवर्नमेंट के पास कोई पावर भी नहीं था, उनके पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं था। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन केवल नाम के लिए था, लोकल गवर्नमेंट्स को कोई पावर नहीं दिया हुआ था 1947 से 1992 तक। पर 1992 में एक मेजर स्टेप लिया गया। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी को मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव बना दिया गया। समझ गए आप? मतलब 1947 से 1992 तक पंचायत, म्युनिसिपैलिटी ये सब थे, पर उनके पास ठीक से कोई पावर नहीं था। पर 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और इन लोकल बॉडीज को पावर्स दिया गया और इन्हें इफेक्टिव बना दिया गया। अब देखिए, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी बना दिया गया, लोकल बॉडीज में रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट कराना है हर 5 साल में। सीट्स को रिजर्व किया गया, मतलब हर एक इलेक्टेड बॉडी में कुछ सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व किया गया। 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन विमेन के लिए रिजर्व किया गया। एंड एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्रिएट किया गया। देखिए पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिर देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ये भी बता दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ शेयर करना है, रेवेन्यू भी शेयर करना है। अब ये जो नेचर ऑफ शेयरिंग है वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में ज्यादा पावर दिया होगा लोकल बॉडीज को और बिहार में कम दिया होगा, तो वो कुछ मैंडेटरी है, कुछ पावर्स तो देना ही देना है, पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा पावर दिया हुआ है लोकल बॉडीज को, ये बता रहा है। स्टेट टू स्टेट वो डिपेंड करते हैं। नाउ रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। रूरल एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट है उसे पंचायती राज कहते हैं। अब पंचायती राज का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको बताता हूं। हर एक विलेज को एरिया के हिसाब से अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया हुआ है। मान लीजिए एक विलेज है, उसमें 5 वार्ड है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब हर एक वार्ड के लिए एक मेंबर होगा, मतलब हर एक वार्ड में जितने वोटर्स है वो अपना एक मेंबर को इलेक्ट करेंगे। मेरा कहने का मतलब है नंबर 1 वार्ड के लिए एक मेंबर होगा, जिसे आप पंच भी बोल सकते हो हिंदी में, ठीक है। फिर 2 के लिए एक मेंबर होगा, 3 के लिए होगा, 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा। तो इस विलेज के लिए 5 वार्ड्स है, 5 वार्ड्स में 5 वार्ड मेंबर भी है। अब इन 5 वार्ड मेंबर अपनों में से एक वार्ड मेंबर को एज द प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत इलेक्ट करेंगे, जिसे आप सरपंच बोल सकते हो। समझ गए आप? मतलब जितने वोटर्स है वो अपना मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे और सारे मेंबर्स मिलकर मेंबर्स के बीच में से एक सरपंच को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। तो एक विलेज के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन हो गया? ग्राम पंचायत हो गया। ग्राम पंचायत में कौन कौन है? सबसे ऊपर सरपंच है, जिसे आप ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट भी बोल सकते हो। उनके नीचे अलग अलग वार्ड के मेंबर्स भी है, जिसे आप पंच बोलते हो। नाउ द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या है दोस्तों? ग्राम सभा भी एक बॉडी है
जिसमें जितने वोटर्स है ना एक विलेज में वो सारे मेंबर्स हैं, तो बहुत सारे लोग होंगे। अब ये जो ग्राम सभा है साल में 2 या 3 बार मिलते हैं एंड ये ग्राम पंचायत का एनुअल बजट को अप्रूव करते हैं एंड ग्राम पंचायत के जो परफॉर्मेंस है ना उसे रिव्यू भी करते हैं। मतलब ग्राम सभा साल में 2 या 3 बार मिलके मतलब सारे जो वोटर्स है वो इकट्ठा होके एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत को अप्रूव करते हैं और वो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स है, सरपंच है, उन्हें बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे काम कराना है और ग्राम पंचायत के जो परफॉर्मेंस है वो भी वो रिव्यू करते हैं। समझ गया? नाउ द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोस राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर मैंने आपको इधर बताया ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है। एक एक लेवल में आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये है गवर्नेंस स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर आता है यूनियन गवर्नमेंट जो टियर 1 गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट जिसको आप टियर 2 बोल सकते हो, इसके नीचे है लोकल गवर्नमेंट जिसे आप टियर 3 बोल सकते हो, है कि नहीं? नाउ लोकल गवर्नमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यह है म्युनिसिपैलिटी, दूसरा है पंचायत। अब म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत का डिफरेंस क्या है दोस्तों, एक एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाऊंगा। कोलकाता वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। अब कोलकाता एक डिस्ट्रिक्ट भी है, ये बात भी आपको पता होगा। अब कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है कोलकाता सिटी। अब कोलकाता सिटी जो है सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। अब कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में कोलकाता सिटी को आप छोड़ोगे, एकदम रूरल इलाकों में ऐसा भी जगह होगा जो बिल्कुल डेवलप्ड नहीं होगा, जो रूरल एरियाज होगा। समझ गए आप? आप ये जो कोलकाता सिटी और आसपास के एरिया है इन्हें आप म्युनिसिपैलिटी में कवर कर सकते हो। उसे भी डिवाइड किया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये जो कोलकाता सिटी होगा, एकदम हार्ट ऑफ द सिटी होगा, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आएगा। फिर उसके आसपास जो एरिया होगा उसे म्युनिसिपल काउंसिल में डालेंगे, उससे भी आसपास के एरिया को नगर पंचायत में डालेंगे। पर ये जो तीनों एरिया है ये कंपैरेटिवली डेवलप्ड एरिया है, इधर पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा होगा। दूसरा है पंचायत। अब पंचायत में ओनली रूरल एरियाज आते हैं। पंचायत को कैसे डिवाइड किया है? एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, फिर इंटरमीडिएट पंचायत है जिसे आप ब्लॉक पंचायत भी बोल सकते हो, फिर आता है विलेज पंचायत। इसमें विलेज पंचायत के बारे में मैंने आपको बता दिया। इतना क्लियर हो गया आपको? आप देखिए दोस्तों, इधर भी वही लिखा है दोस्तों। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट के नीचे 50 ग्राम पंचायत है। नाउ फॉर ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप इन 50 ग्राम पंचायत को 5 ग्रुप में डिवाइड कर लो, एक एक में 10 ग्राम पंचायत। नाउ आपने जो ग्रुपिंग किया ना 5 का, इन 5 ग्रुप्स को आप बोल सकते हो पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। इधर मैंने आपको जो इंटरमीडिएट पंचायत बोला, मतलब देखिए एक डिस्ट्रिक्ट के नीचे 5 ब्लॉक है, दिस केस में 5 ब्लॉक है और एक एक ब्लॉक के नीचे 10-10 ग्राम पंचायत है। मतलब आप क्या समझे, 10 ग्राम पंचायत मिलके क्या बन गया? ब्लॉक बन गया। अब ये ब्लॉक के लिए भी मेंबर्स अलग सा इलेक्ट होगा, मतलब ब्लॉक पंचायत ये जो इंटरमीडिएट लेवल है इधर के लिए भी मेंबर्स अलग सा इलेक्ट होगा। ये जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स है ये अलग है, इनके ऊपर ब्लॉक पंचायत के लिए मेंबर्स को लोग इलेक्ट करेंगे। अब इनके ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इधर मैंने आपको बोला डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब डिस्ट्रिक्ट पंचायत में भी अलग मेंबर्स होंगे, इसे जिला परिषद भी बोलते हैं। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलएस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर्स। अब देखिए लोकल गवर्नमेंट में सबसे ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट या फिर जिला परिषद जो है। अब जिला परिषद में इलेक्टेड मेंबर्स भी होगा, मतलब उस जिला के अंदर जितने पंचायत से, उसमें जितने सिटीजन से, वो जिला पंचायत मेंबर्स को भी इलेक्ट करते हैं। ठीक है। नाउ इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा उस डिस्ट्रिक्ट से जितने लोकसभा मेंबर्स हैं, जितने एमएलए से मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स है, वो भी जिला परिषद के मेंबर्स हैं। और जिला परिषद चेयरपर्सन जो रहता है वो जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड भी है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एक्सिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। मैंने इधर आपको बताया था म्युनिसिपैलिटी के बारे में। म्युनिसिपैलिटी के नीचे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत आता है। देखिए इधर क्या लिखा है, म्युनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स, बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए कोलकाता वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना, कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में कोलकाता सिटी जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, क्योंकि उधर पॉपुलेशन ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, तो उसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डालेंगे। अब कोलकाता सिटी के आसपास जितने और टाउन्स होंगे उसे म्युनिसिपैलिटीज में डालेंगे, उससे बाहर जो टाउन होंगे उन्हें किस में डालेंगे? नगर पंचायत में डालेंगे। ठीक है। नाउ बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज। आप देखिए जो म्युनिसिपैलिटीज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इनको कंट्रोल करने के लिए भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। इधर जो सिटीजन्स रहते हैं ना वो वोट करेंगे। जैसे ग्राम पंचायत में इलेक्शन हुआ था, म्युनिसिपल चेयरपर्सन म्युनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन रहता है? मेयर रहता है।
सुना होगा ना, कोलकाता सिटी का मेयर, मुंबई सिटी का मेयर, इस तरह बड़े बड़े कॉरपोरेशन का जो पॉलिटिकल हेड है इनको बोलते हैं मेयर। तो दोस्तों कुल मिला के आपको मैं एक बात बता देता हूं, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जब होता है ना, तब एक एक वोटर को, अगर वो रूरल एरिया में रहता है तो 3 वोट देना पड़ेगा, अगर वो अर्बन एरिया में रहता है तो उनको 2 वोट देना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली हमारे देश में टोटल 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आप पंचायत, म्युनिसिपैलिटी सब मिलाओगे, ये जो नंबर है ये कई सारे कंट्रीज का टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। तो इतने लार्ज लेवल में एक एक्सपेरिमेंट कोई भी कंट्री में नहीं हुआ है, मतलब 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। आप सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। देखिए, लोकल गवर्नमेंट को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया 1992 में, तो ये हमारी डेमोक्रेसी को और डीपन करने के लिए हेल्प किया। एंड इट हैज आल्सो इंक्रीज्ड वीमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन एंड वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी। हमारे देश में डेमोक्रेसी में वीमेन्स रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करने में भी ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला सिस्टम ने हेल्प किया। वैसे केरला में तो 50% रिजर्वेशन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में वीमेन के लिए, ठीक है। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज ऑल्सो। व्हाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभास आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। देखिए, मैंने आपको ग्राम सभा के बारे में बोला था, साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए, हर 6 महीने एक बार, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। बेसिकली वो बजट वगैरह प्रिपेयर करते हैं, ग्राम पंचायत के जो परफॉर्मेंस है उसे रिव्यू करते हैं, पर मैक्सिमम एरिया में ग्राम सभा वगैरह रेगुलरली कंडक्ट नहीं होता है। और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने एडिक्वेट पावर्स भी ट्रांसफर नहीं किया है लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, ना कि उन्होंने एडिक्वेट रिसोर्सेज भी दिया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली जो चीज मैंडेटेड है वो भी अब तक ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया है, ये बताया जा रहा है। सो वी आर द स्टिल ए लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये जो सेल्फ गवर्नमेंट वाली आइडिया है उन्हें हमने अब तक टोटली रियलाइज नहीं किया है, हमें और दूर जाना होगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसे हमारा चैप्टर 2 खत्म हो रहा है। अगले वीडियो में चैप्टर 3 हम शुरू करेंगे, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।